हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना अपने घर वालों का सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं और हम करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। जल्दी से करेंगे सेशन को और देखते हैं ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है। जल्दी से सवाल का आंसर करिए और ध्यान से देखना सारे क्वेश्चनों को और आंसर करने की पूरी कोशिश करना। आप देखना कितने सारे सवाल आप सही कर पाते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे पहला आपका सिंप्लीफिकेशन का एक आसान सा सवाल, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव। बताइए सवाल का आंसर कितना होगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बताओ कि इस सवाल का आंसर कितना होगा। चलिए जल्दी से आंसर करिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं आप में से कितने बच्चे कर पाते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कितना आ रहा है। ध्यान से देख के बताइए। देखिए चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। ध्यान से समझना इस सवाल का आंसर कैसे करेंगे। √3 + 1 अपॉन √3 - 1 का होल स्क्वायर आपको दिया है, प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1 का होल स्क्वायर आपको दिया है। देखिए बात होल स्क्वायर की तो बाद में करेंगे। अगर ये आपका ऐसा दिया है √3 + 1, आप देखना इस तरीके सवाल पे कैसे काम करते हैं। ये √3 आपको -1 दिया है। सबसे पहले इसकी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा √3 + 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा √3 + में 1 बच्चा, है ना? कोई दिक्कत है? a - b × a + b क्या होता है? a² - b²। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं कि नीचे क्या होगा? a का स्क्वायर यानी कि 3 और b का स्क्वायर मतलब माइनस में 1 आ गया। ऊपर देखिए ये भी √3 + 1, ये भी √3 + 1 यानी कि a + b का होल स्क्वायर क्या हो गया बच्चा? a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² यानी कि 3, b² यानी कि 1 और 2ab यानी कि 2√3। क्या मैं इसको ऐसे बता सकता हूं कि भाई मैं इसको यहां पे ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देख के बताओ। और आप यहां पे देखिए 3 में से 1 या नीचे क्या आएगा? 2 आएगा और ऊपर क्या होगा? 3 और 1 4 और 4 में 2√3। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं भाई इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 + √3। ठीक है, 2 से 2 काट दीजिए तो ये आएगा 2 + √3। क्या आएगा बच्चा? 2 + √3 आएगा। क्या आएगा? 2 + √3 आएगा। और 2 + √3 का क्या है? होल स्क्वायर। ये आपको दिया है तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख पाया? 2 + √3 और इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली आप ध्यान से देखना, सिमिलरली क्या हो जाएगा? सिमिलरली आप इसी तरीके से निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। तो जैसे कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1 था, इसमें इसका उल्टा है। तो आप ध्यान से देखना, इसमें केवल क्या हो जाएगा? बीच में 2 माइनस में आ जाएगा और ये हो जाएगा √3। 2 माइनस में √3 और इसका करेंगे बच्चा होल स्क्वायर। और आपको ये दोनों जोड़ने हैं, आपको ये दोनों जोड़ने हैं। आप अगर इसको भी सोल्व करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जैसे इसकी 2 + √3 आई है, इसकी क्या आ जाएगी? 2 - √3 का होल स्क्वायर आ जाएगी। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा? पहले वाले को देखिए तो क्या मैं लिख सकता हूं? 4 प्लस में 3 और प्लस में 2 दूनी 4√3। अरे बात सही है। होल स्क्वायर खोल दीजिए। अब इसको भी देखिए, प्लस में 4 प्लस में 3 और माइनस में क्या हो जाएगा? 4√3। तो बच्चा 4√3 से 4√3 कटेगा। आंसर क्या होगा? 4 3 7 और 4 3 7 यानी कि आंसर कितना बना? 14। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 14। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 14। बताइए सभी का आ गया।
इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। मैंने इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करके आपको सोल्व करके दिखाया, क्या आया 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो सिमिलरली आप अगर इसको करते हैं तो इसके कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा वही 3 - 1 यानी कि 2, और आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 2 - √3 ही बनेगा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब दोनों का होल स्क्वायर खोल लीजिए तो आंसर कितना होगा 14। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल, एलसीएम वाला लगाता हूं, आप इस सवाल को ध्यान से देखना, और इसमें छोटी सी करेक्शन मैं आपकी करता हूं। सबसे पहले तो इसमें करेक्शन थी जो मुझे करनी थी, मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन रीड करिए, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। 8 की जगह यहाँ पे क्या होगा x होगा, है ना, 8 की जगह पे यहाँ पे क्या होगा x होगा। ये छोटी सी करेक्शन है जो आपको यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, क्या होगी x, और ये भी बच्चा क्या होगा x। अब ये क्वेश्चन सोल्व करके बताओ इस सवाल को आप कैसे करेंगे और इस सवाल का आंसर क्या आएगा। चलिए इस सवाल का आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर कैसे करेंगे आप लोग, क्या इस सवाल का आंसर होगा, ध्यान से देख के बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल इस सवाल को देख के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। आ रहे किसी बच्चे का, तुक्का नहीं लगाना है ना, एकदम अच्छे से करना है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, किसी भी बच्चे का आ रहा है। ओके चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूं। एक तो इसका बेसिक तरीका होता है कि आप देखिए सीधे ऑप्शन में जाइए, और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 6 और 8 का एलसीएम बताओ, सबसे पहले क्या होगा, आप कहेंगे सर 6 और 8 का एलसीएम तो 24 होगा, यानी कि जो भी आपका आंसर होगा उसमें 24 तो पक्का पक्का होना ही चाहिए। तो ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं, इसमें से मैं y बाहर निकाल सकता हूं, तो 24 और यहां पे y बाहर आपने निकाल लिया। और अगर मैं इसमें से देखूं, भाई एलसीएम लेना है ना, जो इससे भी कटे इससे भी कटे ऐसी संख्या चाहिएगी, राइट। तो ध्यान से सुनिए, मैंने 24 देखा जो 6 से भी कटता है, 24 से भी, 8 से भी कटता है। अब मैंने y निकाला, तो y अगर मैं निकाल लेता हूं तो बच्चा y इसमें से कॉमन लेंगे तो y से कट जाएगा, पक्की बात है। इसमें से क्या मैं बाहर निकाल लूं, तो आप इसमें से x बाहर निकाल लीजिए। तो मैं x बाहर लेता हूं, तो अगर इसमें से x बाहर लेता हूं तो ये क्या बचेगा x³ माइनस में 1। इसमें से x बाहर लेंगे तो ये क्या बचेगा x³ माइनस में 1, और यहां पे क्या बचा बच्चा x माइनस 1, है ना। तो ध्यान से देखिए भाई, हमने 6 से 24 काट सकते हैं, और इसमें से y बाहर लिया है, और y से मैं इसको भी काट सकता हूं, यहां तक तो एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 से तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा इधर बात करें तो आपने इसमें से क्या बाहर लिया बच्चा, x बाहर लिया, और साथ में y भी बाहर आपने लिया है। इस वाले में से भी क्या बाहर लिया है आपने, x और y दोनों बाहर लिया है। तो देखिए x y से भाग देंगे तो यार कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या बचा, x माइनस 1 बचा, क्या बचा x माइनस 1 बचा, और इधर क्या बचा x माइनस 1। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है x³ माइनस 1। ये आप मानते हैं, बताइए क्या ये सही है। आप कहेंगे सर कैसे सही है, सुनिए मेरी बात भाई। x³ माइनस 1 की मैं अगर बात करता हूं तो ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला मान लीजिए। तो a³ माइनस b³ क्या होता है आपको पता है, a माइनस b से हमेशा कटेगा, और a माइनस b क्या है, ये खुद है, और बाकी क्या बचा a² प्लस b², और a माइनस b है तो a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। तो यहां पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो बताइए फिर इसमें दोनों में से क्या कॉमन ले लेना चाहिए, x³ माइनस 1। तो x³ माइनस 1 यहां पे बचेगा। तो सवाल का आंसर ऐसा कौन सा हुआ, 24xy सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है।
24xy इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। और वैसे भी आप समझ ही गए होंगे कि भाई एक्स वाई तो होगा ही होगा। अब यार ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे भी कटता है और इससे भी कटता है? तो आप देखिए, अगर 6x बाहर लेते हैं तो 6x बाहर लेते ही आप इसे काट देंगे, क्या बचेगा y इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, और एक्स क्यूब माइनस 1 किससे कटेगा? इससे कटेगा, कट जाएगा, बात सही है। अगर इसकी बात करूं तो 8 से कटता है, हाँ कटता है। y बाहर लीजिए, y से y कट गया, x बाहर लीजिए, x से x कट गया, और बचा क्या? एक्स क्यूब माइनस 1। तो बात सही है, एक्स क्यूब माइनस 1 से एक्स क्यूब माइनस 1 कट जाएगा, यानी कि इसका पूरा एलसीएम क्या बनेगा? ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरीके से इसका एलसीएम ले सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका आपका मैंने इसमें दिया है आपको, वो कैसे है? x और y की कुछ वैल्यू रख दीजिए, जैसे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको वो तरीका दिया है सॉल्यूशन में, आप उसे भी देख लेना। अच्छा, इसमें भी एक छोटी सी करेक्शन रहेगी, यहां मल्टीप्लाई का है, ये क्या है बच्चा? मल्टीप्लाई। अब इस सवाल को आंसर करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखते हैं आप में से कौन बच्चा इस सवाल का सही सही आंसर करता है। देखते हैं आप में से कौन बच्चा इस क्वेश्चन को सही सही करके दिखाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर कितना होगा? ध्यान से देख के बताइए। बिल्कुल, चलिए देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए आपसे कह रहा है यदि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b बराबर कितना है? 2 है, तो a प्लस b का मान बताओ भाई क्या होगा। तो a प्लस b के मान कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे वैल्यू? ध्यान से देखिए, आप इसमें से किसी एक एंगल को तो अगर 0 रख दे और दूसरे वाले एंगल को क्या रख ले? 45, तो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कराती है? ध्यान से देखते हैं, tan a क्या होता है? 0, तो 1 में tan a की वैल्यू क्या हो गई? 0 भाई, क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ये तो सही है। अब मैं बात करता हूं इसकी, तो 1 प्लस tan b, यानी कि मैं इसको क्या कह सकता हूं? 1 प्लस tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चा? अरे tan 45 की वैल्यू क्या होगी? 1, तो 2 की गुना 1 से करेंगे, क्या हो गया? 2। तो अब आप ही बताइए कि दोनों एंगल का मान क्या होना चाहिए? दोनों को जोड़ के बताओ। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 45 डिग्री। इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। क्या होगा? 45 डिग्री इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे चले, चलिए तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आसान सवाल है, खत्म सवाल है, मिट्टी डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और इसको आंसर करिए जल्दी से। देखिए ये क्या कहता है, इसको देख के बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, सभी का आंसर कितना होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था ए, यानी कि 45 डिग्री। इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए इसको देख के बताओ इसका आंसर कितना होगा। चलिए देखें इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चा, आपसे कहा गया कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। देखिए अगर कभी भी इस तरह का सवाल दिया जाए और आपको बोला जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो आप कह देना सर a स्क्वायर माइनस 2 होगी। क्या होगी? a स्क्वायर माइनस 2 होगी। अब a की वैल्यू है कितनी? 2 है, तो इसमें रखिए 2 का वर्ग करिए और इसमें से क्या घटाइए? 2। तो 2 घटाएंगे, कितना आंसर हुआ? इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2। एक बच्चा कहता है सर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा भाई तुमने कैसे किया? कहता है सर मैंने तो x की वैल्यू भी 1 रखी और इस वाले x की वैल्यू तो 1 हो ही गई, तो 1/1 क्या हो गया? 2। कहता है सर इसमें कोई भी वैल्यू आप सेट कर दीजिए, चाहे आप इसमें कुछ भी पूछ लीजिए। अगर मैंने कहा x की पावर 1000 है और 1/x की पावर भी 1000 है तो इसका मान क्या होगा? मैंने कहा भाई फिर क्या होगा? कहता है सर देखिए x की वैल्यू आपने 1 रखी, यहाँ पे भी वो 1 होगा क्योंकि वो भी तो x ही है, तो क्या हो गया? 2 सेटिस्फाई कराता है।
तो आप इसमें भी x की वैल्यू 1 रखते, इसमें भी 1, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 2। मैंने कहा भाई ये भी अच्छा है, तो ये वाला तरीका आपको पसंद आया, ये वाला भी आप इसमें लगा सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं, और ये जो मैंने बताया ये हर एक वैल्यू के लिए है, एक ही कोई भी वैल्यू हो वो हर एक पे लगेगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से देख के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ध्यान से देख के बताना इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। देखते हैं कौन बच्चा इसको करके दिखाता है। चलिए करे भाई, तो कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इतना आसान है, ये कहना चाह रहा है 1000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो बच्चा एक बात बताओ, 10% की दर से 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? भी आपके पास में कितने रुपए हैं? 1000 रुपए हैं। तो हम इसे करेंगे उस रामबाण वाले तरीके से जो मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है, आप बताइए कि 1000 पे 10% के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा? 1000 पे 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? 100। अगले वर्ष भी 100 मिलेगा, अगले वर्ष भी 100 मिलेगा, अगले वर्ष भी 100, क्योंकि साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज है जो हर वर्ष समान मिलता है। अगर आपका मूलधन समान है, आपकी दर भी समान है। बात सही है? आगे चलते हैं। तो भैया ये पैसा तो आपको इधर भी मिलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ये भी तो सीधे मूलधन से मिल रहा है, तो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। अभी तक ये भी एक साधारण ब्याज ही है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अलग कैसे होता है? जब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने लगता है। तो देखिए इस ब्याज का 10% क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका 10% 10 होगा। मैंने कहा ठीक है, तो जब वो तीसरे वर्ष जाएगा तो तीसरे वर्ष क्या ब्याज होगा? 100 रुपए पे 10 मिलते हैं, तो 200 पे क्या मिलेंगे? 20। और इस 10 रुपए का भी 10% लेगा तो कितना होगा? 1। कोई दिक्कत? अब फिर वो चौथे वर्ष जाता है, तो चौथे वर्ष क्या करेगा? 100, 100 और 100, 300 रुपए का 10% लेगा तो कितने मिलेंगे? 30। और इनका भी नहीं छोड़ेगा, यानी कि 10 और 20 30, तो 30 का भी 10% लेगा, और 30 का 10% क्या होता है? 3। अब वो कहता है कि देखिए मैं इसका भी ब्याज लेने वाला हूं, तो इसका 10% क्या होगा? 0.1। तो बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो इस तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। आपसे पूछता है कि भाई अंतर बताना है, तो अंतर में तो क्या चीजें अलग हो जाएगी? ये तो कट ही जाएगा, ये तो सीधे सीधे वही ब्याज है जो सीधे मूल राशि से हमें मिल रहा है। अंतर होगा क्या? अंतर होगा ये वाला अंतर, ये वाला अंतर आप देखिए, ये वाला अंतर कितना आ रहा है? तो 10 और 20 30, और 30 में 30 जोड़ेंगे 60, और 60 और 4 64.1। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 64.1 रुपीज। इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा 64.1 रुपीज। इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। बताइए बात समझ में आ गई? कभी भी इस तरीके का सवाल आए तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैं आगे चलता हूं। इस सवाल का आंसर जितने बच्चे 64.1 कर रहे हैं एकदम करेक्ट है। समय नहीं है तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन नंबर आइए बच्चा 6 पे, और मुझे इस सवाल को आंसर करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखते हैं आप इसे कैसे करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखिएगा। P तथा Q की आयु क्रम से 50 और 40 है। आज से कहता है कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? 3 और 2 का था। बच्चा आज कितनी है? 50 और 40 है। तो बच्चा कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? 3:2 था। अगर मैं इसमें एक 0 लगा देता हूं, यानी कि मैं 30 और 20 भी कह सकता हूं।
आप बताइए इनकी आयु कब 30 होगी और कब 20 होगी? आप कहेंगे सर 20 वर्ष पहले होंगी, इसमें से भी 20 घटाइए, इसमें से भी 20, तो सवाल का आंसर क्या होगा? 20 वर्ष एकदम करेक्ट आंसर है। 20 वर्ष इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। ये तो खत्म ही है, खत्म सवाल है, मिट्टी डाली बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ये एक अच्छा सवाल है, मैंने आपको तरीका भी बताया, इसी तरीके से इस सवाल को भी करके दिखाओ जो मैंने अभी कंपाउंड टेस्ट वाला एक और सवाल करा था, ये वाला भी आया। एक बार और देखिए इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे। ये देखिए भाई, इसको आप लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए देखते हैं। करे भाई, चलिए तो करते हैं, देखते हैं, रीड कर लेते हैं। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर, मतलब अर्धवार्षिक आपने गणना की है, ब्याज की जो दर है वो क्या रहेगी? अर्धवार्षिक रहेगी। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया है? 124 रुपए और 5 पैसे दिया हुआ है। कितना है? 5 पैसे। तो राशि ज्ञात करनी है भाई, क्या होगी? देखिए कैसे काम करें, समझ में आ रहा है? अच्छा सवाल है, तो इस तरीके सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना भाई। हमें दर पता है कितनी है? 10% है, लेकिन ये जो दर है ये क्या है? 10% की दर से 2 वर्षों के लिए, तो जो हमारी रेट है ये 10% 1 वर्ष के हिसाब से है। अगर मैं दर की बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी? 5%। आप कहेंगे सर कैसे हो गई? भाई आप ना एक बार देखिए, अगर आप किसी को 1 साल के लिए 10 रुपए देते हैं, अब आप उसे कहते हैं भाई देखिए मैं 1 साल में नहीं, हर 6 महीने में आया करूंगा, यानी कि आधे साल में आया करूंगा, तो वो आपको पैसा कितना देगा? 10 रुपए देगा कि आधे देगा? आप कहेंगे सर आधे देगा। और आधे देगा तो कितना देगा? 5%। और बच्चा 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। आप उसके पास में कितनी बार जाएंगे? देखिए आपने उसे 2 वर्ष के लिए पैसा दिया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। लेकिन अब आप उसके पास में कब जाते हो? हर 6 महीने में जाते हो। भाई किसी को आपने पैसा कितने साल के लिए दिया? 2 साल के लिए। 1 साल में 2 बार जाते हो। 1 साल में कितनी बार जाते हो? 2 बार। तो 2 साल में कितनी बार जाओगे? 4 बार। तो टाइम क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कि हम उसके पास में 4 बार जाएंगे। अब हमें पैसे की दिक्कत है यार, पैसा कितना दिया है, ये क्या करें? तो सुनिए बच्चा, जैसे कि आप 4 बार जाएंगे और ये होता है आपका मूलधन, और आपने कहा कि 4 बार जाएंगे, तो जितना भी बार आप जाए उतनी बार इसे मल्टीप्लाई कर दे। अगर मान लीजिए ये 2 बार का समय होता तो आप इसे 2 बार मल्टीप्लाई कर देते। अगर मान लीजिए 3 बार का समय होता तो इसे 3 बार मल्टीप्लाई करके आप मान लेते। तो हम लोग जा रहे हैं 4 बार, तो हम अपनी तरफ से मूलधन मान लेते हैं इसका 4 गुना। 4 बार 20 को 4 बार गुना करिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हम कह सकते हैं भाई अब इतना पैसा मान के चले हैं, ये हमने माना है, ये वास्तव नहीं है। आप ऐसा मान सकते हैं, आप इस तरीके से वैल्यू मान सकते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मैं SI की बात करता हूं और CI की, तो क्या क्या चीजें होगी, ध्यान से सुनिएगा। इसका ये बताइए 5% कितना होगा? आप कहेंगे सर 8000 होगा। ये पहली बार, दूसरी बार भी 8000 होगा, तीसरी बार भी 8000 होगा, और चौथी बार भी क्या होगा बच्चा? 8000 होगा। और ऐसा ही इसमें भी होगा, क्योंकि ये तो सीधे मूल राशि से मिलने वाला पैसा है, ये तो सीधे मूल राशि से मिलने वाला पैसा है, तो ये भी क्या होगा? 8000 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप अगली बार जाते हैं, दूसरी बार, तो वो इसका ब्याज लेगा, और 80,000 का 5% कितना होता है? 400। और इसका क्या होगा? 16,000 का। अगर 8,000 से 400 रुपए मिले हैं, किस दर से बच्चा? 5% की दर से मिल रहे हैं, ये याद रखिएगा। किस दर से मिल रहे हैं बच्चा? 5% की दर से मिल रहे हैं। किस रेट से मिल रहे हैं? 5%। तो 8,000 से अगर 400 मिले तो 16,000 से कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 800 मिलेंगे। और बताइए 24,000 से कितना मिलेगा? इसका 3 गुना मिलेगा, यानी कि 1200 मिलेंगे।
अब इनके ऊपर भी ब्याज लेगा, इसके ऊपर भी यहां लेगा कितना 20, और इससे अगर 400 रुपए से 5% के हिसाब से 20 रुपए मिलते हैं तो बच्चा 400 और 800 कितना हुआ 1200, तो 1200 के हिसाब से 5% की दर से कितना मिलेगा 60 रुपए, और छोड़ेगा इसे भी नहीं, इसका भी 5% लेगा अगली बार। तो देखिए हर एक चीज का ब्याज पे ब्याज अगली बार, तो इसका 5% क्या होता है 1। हमारे हिसाब से अंतर कितने का आएगा, ये काट दीजिए, हमारा जो अंतर आया ये वाला अंतर आपका रहेगा। आप इसे जोड़ के बताओ कि अंतर कितने का है। आप कहेंगे सर अंतर तो दिख रहा है, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 और 4 24, 2400, 2480 और 2481, यानी कि कितना हो गया बच्चा 2481 हो गया। और 2481 की वैल्यू किसके बराबर है 124.05 के बराबर है। किसके बराबर है 124.5 के बराबर है। तो बच्चा आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसे भाग देते हैं तो इसका कितना है 1/2 है। कितना है 1/2 है कि 1/20 है, 1/2 है कि 1/20 है। मुझे तो लगता है 1/20 कितना होगा 1/20 होगा। कितना होगा 1/20 होगा। कितना होगा 1/20 कर सकते हैं आप। 2 से गुना करके देखिए ना, इसमें अगर इसमें देखिए दशमलव यहां शिफ्ट कर दीजिए, इसे 20 से गुना करिए आप तो दशमलव यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर 2 से करिए तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 गुना 12 24, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये 1/20 है। और हमने मूलधन क्या माना था 16 और 4 जीरो, यानी कि 1,60,000। तो 1,60,000 का 1/20 क्या होगा, तो 0 से 0 काटिए, यानी कि 8,000। इस सवाल का आंसर कितना होगा 8,000 रुपए, एकदम करेक्ट आंसर है। इस सवाल का आंसर कितना होगा बच्चा 8,000 रुपए, इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इस सवाल को आप लोग कर सकते थे। अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव था, लेकिन आप लोग इसे कर गए होंगे। बताइए कोई दिक्कत है, कर सकते हैं बच्चा। तो बहुत ही बढ़िया वाला सवाल होते हैं इस तरीके के। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, अब जल्दी से देखिए अगले वाले सवाल का आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए और क्वेश्चन नंबर 8 को देख के बताओ इसको कैसे करेंगे। अब आसान मिलेगा, अब लगेगा कि भाई साहब ये तो हम कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ही कभी कभी हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो कभी आसान क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसको देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देख के बताओ। करे भाई, चलिए कर लेते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल आसान सवाल है। देखना गरीबों वाला तरीका बताता हूं। ये कितना है 3.36 पे बार, ये कितना है -2.05 पे बार, ये कितना है 1.33 पे बार। ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, सुनिए बच्चा, आप सीधे सीधे जोड़िए। भाई यहाँ पे भी 2 अंकों पे बार है, यहाँ पे भी 2 अंकों पे बार है, ठीक है, और इनका सम कितना है। अगर ये 99 से कम आता है, अगर जोड़ने पे सीधे सीधे 99 से कम आता है तो सीधे जोड़ सकते हैं, या 99 के बराबर आता है तब भी जोड़ सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा है तो फिर मत करना। दोनों को आपस में जोड़िए, कितना हो गया 69, और 69 में से कितना घटाना है 69 में से 0.05, मतलब कितना होगा घटाइए 64 होगा, और यानी कि 64 पे सीधे सीधे बार। आंसर तो हुआ ये या फिर ये। अभी तो यार दोनों के दोनों एक ही है, अब कोई सा भी लगा लीजिए क्योंकि ये तो दोनों सेम ही है। अब ये भी देखिए 3 और 3 और 1 4, 4 में से 2 गए, कितना आएगा 2, तो 2.64 पे बार।
2.64 पे बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कोई सा भी लगा सकते हैं इन दोनों में से। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आप ऐसा तो हो नहीं सकता भी दोनों ऑप्शन से होंगे, हो सकता है कि इसमें यहां तक का बार आ रहा हो, यहां तक का, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन सेट है, इस सवाल के दोनों आंसर ए और सी सोच सकते हैं अभी तो फिलहाल। हालांकि ये ऑप्शन की गलती है, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हुई है, हो सकता है पहले वाले ऑप्शन में कुछ गड़बड़ करके दी गई हो, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। अच्छा ये वाला देखिए आसान सवाल है, इसको देख के बताओ इसको कैसे करेंगे। इसको देख के बताओ इसका आंसर कितना होगा। करे भाई, देखिए इस सवाल को देख लेते हैं, इस सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं। ए स्क्वायर इंटू 2a का 22 है और 4a की पावर 23 है, तो इसको कैसे करें बच्चा, ये तो आसान है, 2 चौके क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि सवाल का आंसर वो होगा जिसमें 8 तो आया ही होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आपको पता है गुना में घात जुड़ जाती है, तो 22 में 23 जोड़िए 45 और 45 में जोड़िए 47, तो आंसर क्या हुआ, ये सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है 8a की पावर 47, 8a की पावर 47 इसका एकदम क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये खत्म सवाल है। अब ये अगले वाला सवाल देखना आप कितना खतरनाक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख के तो परेशानी हो जाएंगे, इस सवाल को देखना कितना प्यारा सवाल है। आप इसे कैसे करेंगे ध्यान से देख के बताओ, अगर आपने सवाल कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप लोग मेंसुरेशन भी सवाल कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इसको देख के बताओ इस सवाल का आंसर कितना होगा। इसको बताओ इसको कैसे करेंगे। ध्यान से देख के बताओ इस सवाल को कैसे करेंगे। करे भाई, देखिए जल्दी से सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक त्रिकोणीय प्रिज्म में 8, 15, 17 यानी कि भाई पक्की ट्रिपलेट बनी हुई है, 8, 15, 17 इकाई और ऊंचाई 20 इकाई के साथ एक त्रिकोण आधार है। एक क्या है बच्चा, त्रिकोण आधार है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिकोणीय प्रिज्म है, प्रिज्म की क्या खास बात होती है, जैसा नीचे ऐसा ही वो ऊपर दिख रहा है, यानी कि एक त्रिकोणीय प्रिज्म क्या होगा कि एक ट्रायंगुलर फिगर होगी, एक क्या होगी ट्रायंगुलर फिगर। मैं कुछ फिगर बनाने की कोशिश करता हूं, आप चीजें समझने की कोशिश करना, मेरी इतनी अच्छी फिगर तो वैसे नहीं है, मुझे सोचना पड़ेगा कि किस किस तरीके से बनाई जाए। इसको आप थोड़ा सा ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे बन रही है 3D टाइप की फिगर बनेगी, मतलब बिल्कुल। इसको मैं सोच तो रहा हूं कैसे कैसे होती होगी, एक मिनट रुकना, क्योंकि मेरे साथ में फिगर का बड़ा पंगा है यार, और वो 3D फिगर टाइप की बननी जरूरी है, नहीं तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखना मेरा लगभग बन ही गया था, ओहो बन रहा है ना। आप ऐसे देखिए, इसको ऐसे यहाँ पे ऐड करिए और इसको ऐसे करिए, ठीक है, बन गई लगभग। आपको कुछ फिगर नजर आ रही है, इस तरीके से देखिए आपको कुछ नजर आ रहा है 3D टाइप की फिगर, मतलब ये वाला हिस्सा बिल्कुल उस तरीके का होगा। अगर मैं इसमें बात करूं बच्चा, तो ये आपका बेस मान लीजिए, क्या मान लीजिए बेस,
इसे क्या मान लीजिए, बेस। इसे मान लीजिए आप हाइट, इसे क्या मान लीजिए, हाइट। इसे क्या मान लीजिए बच्चा, हाइट। और एक तीसरी साइड ये सी, ठीक है। और ये इसकी पूरी पूरी क्या होगी, लंबाई होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगी, इसकी पूरी पूरी लंबाई होगी, ठीक है। और ऐसा ही सेम चीज ऊपर भी होगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये इसका बी हो जाएगा हाइट, ये बेस हो जाएगा, और ये आपकी ये वाली साइड होगी सी, ठीक है। चलिए अब इस सवाल में करना कैसे होता है, देखिए इसके लिए मैं आपको गरीबों वाला तरीका बता देता हूं। इस क्वेश्चन को आप सीधे सीधे कर लेना, सीधे सीधे। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, आपसे पूछा जा रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए, टोटल सरफेस एरिया, बस याद रखना BHPL, क्या याद रखेंगे, BHPL, क्या याद रखेंगे बच्चा, BHPL। BHPL क्या है भाई, बेस इंटू हाइट, P फॉर पैरामीटर, L फॉर लेंथ। P फॉर पैरामीटर, और पैरामीटर क्या होगा, ट्राइंगल की तीनों साइड का योग, यानी कि बेस प्लस हाइट प्लस में ये तीसरे वाली साइड आपकी, यानी कि कर्ण आपका इसका कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कर्ण। तो चलिए अब इसमें करते हैं सेट। b की वैल्यू क्या होगी, बेस को आप मान लीजिए 8 के बराबर, इसे मान लीजिए 15, इसे मान लीजिए आपका 17। तो ये आपका 8 हो गया, ये 15 हो गया, और बच्चा ये हो गया 17। सारी वैल्यू आपके सामने है, सेट कर दीजिए क्वेश्चन में। 8 गुना हाइट क्या होगी बच्चा, 15, और बच्चा ये क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूं P फॉर पैरामीटर, पैरामीटर क्या होगा, तीनों साइड का योग होगा। तीनों साइड का योग क्या होगा, 15 में 8 जोड़ेंगे 23, और 23 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40। तो ये हो गया बच्चा 40। और इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई होगी ये जो आपको ऊंचाई दी गई है, मतलब आप इस प्रिज्म को ऐसे समझिए, एकदम सीधे खड़ा कर दीजिए। तो जो ये लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई जो आपको दी गई है, कितना, 20 इकाई, क्या दी गई है, 20। अरे बात समझ में। अब सोल्व करिए, 15 × 120 हो गया, और प्लस में कितना, 800। तो आंसर कितना हुआ, 920 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। 920 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। तो BHPL याद रखना, बस BHPL, जैसे होता है ना BPL, ऐसे टाइप का गेम वेम होते हैं, तो ऐसे ही क्या होता है इसका, तो मैं जानता हूँ BPL ही होता है, कौन सा होता है, MPL होता है शायद से, है ना। ऐसे BHPL, बेस हाइट, आप कोई सा भी बेस मान सकते हैं, ऐसे नहीं कि इसको नहीं मान सकते, इसको नहीं मान सकते। 15 यहां पे रखिए, 8 रखिए, जब भी तो मल्टीप्लाई 120 ही होगा। और ये पैरामीटर इनटू में लंबाई, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लंबाई मतलब ये पैरामीटर इनटू हाइट, ठीक है। इसका जो परिमाप होगा, और वो किस ऊंचाई तक होगा, यहां तक, इसका जो परिमाप वो एक हाइट तक होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करिए, और इसकी बेस के साथ हाइट की मल्टीप्लाई आप करिए। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा बच्चा, 920 होगा। आप इसे जल्दी से इसी तरीके से कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें 2 तरीके दिए हैं, जो किताबी वाला तरीका है वो ये है, और ये मेरा गरीबों वाला तरीका। आप इसे डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो बच्चा। ये वाला क्वेश्चन देख के बताओ, इसको इंग्लिश में हिंदी में लगा देता हूं ऑप्शन के साथ। ये वाला देखिए, ये क्या कहता है, इसको आप लोग कैसे करेंगे, इस सवाल को देख के बताओ, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। अच्छा सवाल है। ध्यान से देख के बताओ, इस सवाल का आंसर कितना होगा, इस सवाल का आंसर कितना होगा। ध्यान से देख के बताइए, इस सवाल का आंसर कितना होगा। एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, इस सवाल को क्या कह सकते हैं, एक अच्छा सवाल कह सकते हैं। पढ़े भाई, एक बार रीड करके देखते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं। एक चोर पुलिस भागते हुए, एक चोर पुलिस से भागते हुए, चोर पुलिस से भाग रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से चलता है। पुलिस ने तुरंत ही 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू कर दिया।
देखिए है नहीं पागल, वो तो 100 की चाल से चल रहा है और ये 75 की चाल से। कभी पकड़ा जा सकता है चोर? कभी नहीं पकड़ा जा सकता भाई। फिर क्या होता है, 1 घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया, जिसे ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। इसके बाद गाड़ी की चाल बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। चलिए सही हुआ कि वो गाड़ी खराब हुई और उसकी वजह से उसकी चाल क्या हुई बच्चा, अब बढ़ गई। कितनी हो गई? 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। चोर को कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? कैसे करेंगे भाई सवाल को, सोचिए। तो बच्चे ये सवाल कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी। जब इसकी जो गाड़ी है वो 120 की चाल से दौड़ रही थी और ये वाली तो ये जोड़ ही रहा है, इसके तो बात ही अलग है, ये तो 100 की चाल से भागा जा रहा है। लेकिन पुलिस वाला 120 की चाल से जब दौड़ता है तो चोर इससे कितने आगे होगा। अगर हमें वो दूरी पता चल जाए फिर चालों के अंतर से भाग दे देंगे और समय यहां का भी निकल जाएगा और पहले वाला, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर सेट है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि चोर 100 की चाल से भागा है और भागता रहा, पुलिस ने भागा 75 की चाल से। पुलिस कितनी चाल से भागी? 75 की चाल से। और 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन हुआ खराब और 30 मिनट लगा वैसे समय ठीक होने में। इसका मतलब यह है कि अगर चोर की बात की जाए तो चोर ने कितनी दूरी तय की होगी? चोर ने कितनी दूरी तय की होगी? 100 की चाल से कितने घंटे में? 1 घंटे तो लगाइए और 30 मिनट ये, यानी कि 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में चोर कितनी दूरी चल चुका होगा? 150 किलोमीटर की दूरी चल चुका होगा। और पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की थी? तो पुलिस वाले की अगर मैं बात करूं, पुलिस वाले ने 1 घंटे तक तो दूरी तय ही की होगी और पुलिस वाला 1 घंटे तक 75 की चाल से चला। 75 की चाल से कितनी चाल से चलाओ? 75 की चाल से 1 घंटे चला तो कितने किलोमीटर हुआ? 75 किलोमीटर की दूरी चला होगा। उसके बाद में फिर इसका रोना शुरू हो जाता है। तो बच्चा 150 में से 75 घटाइए, कितना बचेगा? 75 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं पुलिस और चोर की, तो चोर पुलिस से कितनी दूर है? 75 किलोमीटर की दूरी पर है। और 75 किलोमीटर की दूरी है और अब पुलिस वाला दौड़ना शुरू कर देता है अपनी गाड़ी वाड़ी सेट लेके कि भाई अब मैं देख लूंगा, अब मेरे वाले में क्या आ गए है, सब मतलब स्पीड एकदम सेट हो गई है, अब मैंने इसको मॉडिफाई करा लिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये 120 की चाल से चलता है और चोर किस चाल से? 100 से। तो हर घंटे ये इससे कितने आगे जा रहा होगा? 20। और चाना कितना है? 75। तो ये कितना समय लगेगा बताओ? तो 75 को किससे भाग दीजिए बच्चा? 20 से। कर सकते हैं? कितना आएगा? 2 तिया 6, 1 2 सती 14 और 2 पंजे 10, यानी कि 3.75 घंटे। हम कह सकते हैं 375 घंटे, या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं भाई 375 कह सकते हैं, या फिर मैं इसे कह सकता हूं 3 घंटे तो पूरे पूरे और प्लस में 20 दिए 60 और कितना बचेगा? 15 और 15/20 और इसे 60 से गुना कर दीजिए मिनट में बदलने के लिए, तो 20 दिए 60, यानी कि 3 घंटे और कितना बच्चा? 15 × 45 मिनट। क्या इस सवाल का आंसर 3 घंटे 45 मिनट होता? आप कहेंगे सर कैसी बात करते हो, 3 घंटे 45 मिनट नहीं होगा। चोर को कितने समय बाद पकड़ा गया? तो चोर तो पहले से भागा आ रहा है, पहले वो 1.5 घंटे भागा, वो बात भी तो देखनी है। 1.5 घंटा भी तो आपको देखना पड़ेगा, तो 1.5 घंटा इसमें और जोड़ना पड़ेगा। तो 1.5 घंटा जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चा? 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है? 1 घंटा और 30 मिनट, है ना? 1 घंटा 30 मिनट, तो क्या हो गया? 4 घंटे पूरे पूरे और ये हुआ 75 मिनट। और 75 मिनट को भी मैं कह सकता हूं 1 घंटा और 15 मिनट, यानी कि 4 में 1 जोड़िए 5 घंटे 15 मिनट इस सवाल का आंसर है। कितना होगा बच्चा? 5 घंटे 15 मिनट इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं अगर कहीं भी समझ नहीं आया हो। क्वेश्चन काफी अच्छा था। देखिए चोर और पुलिस का गेम है,
चोर पहले से भाग रहा है 100 की चाल से और पुलिस वाला भाग रहा था 75 की चाल से। 1 घंटे तक तो कोई दिक्कत नहीं रही, पुलिस वाले को तो पता ही नहीं चला कि भाई भागना किस चाल से है, चोर तो भागे भागे जा रहा है। तो 1 घंटे तक तो ये पहले भागा और फिर 30 मिनट बाद समय, 30 मिनट का समय और लगेगा, पुलिस वाले को रुका रहेगा। तो 1.5 घंटे तक तो चोर आराम से भागता रहा 100 की चाल से। तो कितने किलोमीटर चल पाया? 150 किलोमीटर। और पुलिस वाला 1 घंटे में कितना चला होगा? जब तक गाड़ी खराब नहीं हुई थी तो 75 की चाल से 1 घंटे में 75 किलोमीटर। तो अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 75 किलोमीटर का अंतर है। अब ये 75 किलोमीटर की दूरी है और दोनों दौड़ रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं बच्चा? दौड़ रहे हैं। एक 120 से 100 से, तो चालों का अंतर क्या हुआ? 20 से 75 को भाग देंगे तो 3 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। 3 घंटे 45 मिनट तो ये और 1.5 घंटा पहला, तो 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है? 1 घंटा 30 मिनट। तो 3 और 1 4 घंटे और 75 मिनट हो गई। 75 मिनट को भी मैं कह सकता हूं 1 घंटा 15 मिनट। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 15 घंटे, सॉरी 4 में 1 जोड़ेंगे 5 घंटे और 15 मिनट। इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर था भाई। ये वाला देखिए, ये क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 12 बताइए इस सवाल का आंसर कितना होगा? जरा इस वाले सवाल को और बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना होगा? आप इसे कैसे करेंगे इस सवाल को भी देख के बताइए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन रीड कर लिया आपने, एक बार मैं भी देखता हूं। दूध के 2 डिब्बों में क्रम से 25% और 50% पानी है। 12 लीटर दूध प्राप्त करने के लिए दोनों डिब्बों से कितना दूध निकाला जाना चाहिए ताकि इसमें पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाए बच्चा? 3:5 हो जाए। देखिए हमारे पास में 2 बर्तन है ना? क्या है बच्चा? 2 बर्तन है और पानी और दूध का अनुपात आपको पता है क्या है बच्चा? अगर मैं वाटर और मिल्क की बात करता हूं तो हमारे रेशियो हमें पता है क्या क्या दिए गए हैं। पानी अगर 25%, देखिए दूध के 2 डिब्बों में क्रम से 25% और 50% पानी है। अगर 25% पानी है तो बच्चा 75% क्या होगा? दूध होगा। अगर इसमें 50% पानी है तो 85% क्या होगा? दूध। इन दोनों का अनुपात आप बता सकते हैं क्या होगा? 25 से 75 का 1:3 और 50 से 50 का 1:1। इतना तो आप कर ही सकते हैं आंखों आंखों में। तो ध्यान से सुनना, पहले वाले डब्बे में कितना भाग दूध है और कितना भाग पानी? आप कहेंगे 1 भाग पानी और 3 भाग दूध। दूसरे में दोनों चीजें बराबर है, दोनों चीजें बराबर है। अब ये क्या कहता है कि 12 लीटर दूध प्राप्त करने के लिए दोनों डिब्बों से कितना दूध निकाला जाना चाहिए ताकि इसमें पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाए? पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाए बच्चा? 3:5 हो जाए। दोनों डब्बे से कितना दूध निकाला जाना चाहिए ताकि इसमें पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाए? 3 और 5 का अनुपात हो जाए। तो बच्चा तीसरे वाले बर्तन की मैं बात करूं तो तीसरे वाले बर्तन में हमारा जो अनुपात है वो क्या हो जाए? 3:5 का हो जाए। तो हम ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि भाई इससे कितना भाग लिया गया, इससे कितना। इस तरीके के सवाल में हमेशा एलिगेशन लगता है। तो सुनिए एलिगेशन कब लगेगा? पहले तो ये देखिए, दोनों तीनों बर्तनों की जो आयतन है वो बराबर कर लेते हैं, 4, 2 और 8। अब बताइए बच्चा, 4, 2, 8 हमने कर लिया तो इनका एलसीएम क्या होगा? अगर मैं तीनों बर्तन समान माप के लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा भाई पहले वाले में से कितना भाग आपने दूध निकाला था, कितना भाग पानी आपने निकाला था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना हो गया? 8 हो गया। क्या हो गया बच्चा? 8। तो देखिए कितना होगा, 4 से भाग देंगे 2, 2 से भाग देंगे 4, 8 से भाग देंगे 1। जब भी इस तरीके का सवाल आए कि किस अनुपात में लिया जाए तो हमेशा एलिगेशन लगेगा। और 2 की गुना बच्चा क्या करिए, इस वाले के साथ कर लीजिए। 4 की गुना क्या करिए, इससे साथ करिए। और 1 की गुना क्या करिए, इससे। और एलिगेशन से एक सेट करके बताओ
अगर मैं बात करूं पहले वाले बर्तन की और दूसरे वाले बर्तन की, तो पहले वाले बर्तन से 2 भाग लीजिए, दूसरे वाले से 4 लीजिए, और जो दोनों बर्तन से मिला के तीसरा बर्तन की बात होगी, दोनों चीजें मिला के क्या होगा, 1 की गुणा 3 से करिए, ये हो गया 3 से 2 का अंतर 1, 4 से 3 का अंतर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि भैया 1 और 1 कितना हो गया, 2। 12 लीटर दूध निकालना है, कुछ भाग इसमें से कुछ भाग इसमें से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। तो हमें बताइए दोनों से कितना निकाला हमने, 2, और इनके हिसाब से 12। तो 12 लीटर है बच्चा, कितना है, 12 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 6। यानी कि हम ये कह सकते हैं 6 लीटर इधर से निकाला होगा पहले बर्तन से, और 6 लीटर दूसरे वाले बर्तन से निकाला होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 6:6। क्या आएगा बच्चा, 6:6 या 6 लीटर, और 6 लीटर इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। कितना होगा, 6 लीटर। बात समझ में आई? तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सवाल था। आप इसे अगर कर पाए तो बताइए। मैं इस सवाल को आगे बढ़ाता हूं और देखता हूं क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए क्या होता है। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। तो मैं यहीं तक आज के सेशन को रखता हूं। आप मुझे बताना आज का पेपर सेट ये आपको कैसा लगा। जेई वाला बहुत अच्छे सवाल आते हैं जेई में, जैसे ग्रुप डी में आते हैं। तो इस वाले सेशन में आपको कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और सेशन कैसा लगा ये भी बताना। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपना ही ध्यान रखिए। चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।